बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। दिन को आगाज़ बेहतर बनाने के लिए इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने आज क्या सीखना है, और सीखने सिखाने का अमल जो है वो इंसान की ज़िंदगी में कभी भी नहीं रुकता। यही वजह है कि सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ टिप्स, वो ख़बरें जो आपकी ज़िंदगी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक कर रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा। 8वें और 9वें स्पेल का मानसून का आगाज़ हो चुका है, ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ फ्लड की क्या सिचुएशन है झंग में, इसके साथ साथ तानल्यावाला में और चिन्योट में, इस पर भी बात करेंगे। और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इंसान को शाउर भी देती है, एजुकेट भी करती है, और सराउंडिंग को बेहतर बनाने के लिए इंसान इक़दामात भी करता है। और ऐसे में पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर खड़ा है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम में क्या तब्दीलियाँ हैं जो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। कौन मना रहा है आज फैसलाबाद में सालगिरह, इस हवाले से भी देखेंगे। और क्या आज सोना जो है वो सस्ता होने जा रहा है, डॉलर की क्या प्राइस है मार्केट में, इस पर भी बात करेंगे। और क्योंकि फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है और इस प्यारे शहर को खूबसूरत बनाने के लिए हुकूमत ने इससे कुछ वादे किए थे, वो वादे कब पूरे होने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का वेदर कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर की सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। पिछले एक वीक से हम देख रहे हैं सफोकेशन थी, हब्स थी, वो कम हो गई है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि वेदर की फर्दर क्या अपडेट्स हैं। तो शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता कई रोज़ से फैसलाबाद के अंदर बारिशों का सिलसिला जारी है। हब्ज़ादा माहौल जो है वो भी ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, और उसके साथ साथ जो गर्मी का ज़ोर था वो भी कम हुआ है। और आज भी इसी तरह से सूरत हाल शहर फैसलाबाद की दिखाई देती है कि पहले तो सुबह सवेरे फैसलाबाद के अंदर बादल बरसे हैं, कहीं हल्के तो कहीं तेज़ बारिश, जिसकी वजह से फैसलाबाद का मौसम जो है वो इस वक्त ख़ासा खुशगवार है। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ मौसम भी अबरआलूद है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत फैसलाबाद का आज 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 से 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब आज 90% से ज़ायद है, जबकि हवाएं 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार चल रही हैं। ये चलने वाली हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को खासा बेहतर भी कर रही हैं, और इसके साथ साथ फैसलाबादियों को इस बात की खुशखबरी भी सुना रही हैं कि आइंदा दिन भी फैसलाबाद में इसी तरह से मौसम जो है वो रहेगा, और गर्मी का ज़ोर जो पिछले कई महीनों से वो बर्दाश्त कर रहे थे उसके अंदर कमी भी आएगी। लेकिन एहतियाती तदाबीर का भी मशवरा दिया गया है। एहतियात आपने इसी तरह से करनी है क्योंकि बारिशों का सिलसिला अभी भी नहीं थमा, और इस सूरत हाल में जो कच्चे मकानात में मुकीम लोग हैं वो किसी महफूज जगह पर चले जाएं, और उसके साथ साथ खंबे हों या उसके साथ जो बिजली की नंगे तारे हैं उनसे भी बचत की जाए, उनसे दूर रहा जाए। बच्चे भी क्योंकि खेलते हुए गलियों में दिखाई देते हैं, तो उनको भी इस तरह की चीज़ों से दूर रखें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। जी, बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम तो वाकई खुशगवार हो गया, और इसके साथ साथ एहतियात लाजमी करनी चाहिए। कोई भी मौसम हो अपनी सेहत के हवाले से भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन जो है वो इंसान में शऊर पैदा करता है, एक सोसाइटी को किस तरह से बेहतर करना है, लोगों के हकूक़ जो हैं उन्हें किस तरह से पूरा करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एजुकेशन के साथ इंटरलिंक कर रही होती हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। हम सिविलाइज नेशन होने का दावा तो करते हैं, लेकिन अक्सर औकात हम कई जगह पे इस चीज़ का मुजाहरा नहीं कर पाते। इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अक्सर हम एग्जांपल्स देते हैं कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ये फैसिलिटेशन ज़्यादा है, वहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो क्या ये जो तब्दीली है ये हमारे निज़ाम में ज़रूरी है या हमारे रवैयों में बेहतरी की गुंजाइश है, इस पर हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आज हमारे जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुनीर अशरफ साहब ने। आप माहिर तालीम है, इसके साथ साथ इंटरनेशनल कंट्रीज़ के बहुत सारे दौरे कर चुके हैं, एजुकेशन के हवाले से एक वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सप्लोजर रखते हैं। इनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें हमारे एजुकेशन निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश रखती हैं उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, फाइन, हाउ अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके रिसेंटली जो विज़िट हुआ है जापान का, वो विज़िट के हवाले से थोड़ा सा बताएं। इसके पीछे मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, और क्या चीज़ें आपने वहाँ पर नोटिस की जो यहाँ पर मिसिंग थी? जी, जो आपने पर्पस पूछा है वो ये है कि जापान पूरी दुनिया में मॉडल समझा जाता है एजुकेशन के हवाले से। वहाँ हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है 99%।
जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। इसके अलावा जो है वहाँ पर जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें हाई परफॉर्मर्स हैं उनके बच्चे। दूसरा कैरेक्टर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है जो बच्चे की, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे ग्लोबल विलेज है दुनिया, हम सब कुछ सुनते रहते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। तो मुझे तजस्सुस था कि मैं उसको देखूं, ऑब्ज़र्व करूं और वहाँ से अच्छी चीज़ें ला के यहाँ इम्प्लीमेंट करूं। चूँकि मैं एक ट्रेनर भी हूं तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम अपने हमवतनों को, दूसरे स्कूल ऑनर्स को भी मैं ये चीज़ें सिखाऊं। बिल्कुल इसी तरह से, और सीखने सिखाने का मना इंसान की ज़िंदगी में कभी नहीं रुकता। जब भी हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ सीख ली है तो लगता है कि नहीं, लाइफ में कुछ और भी है सीखने के हवाले से। अगर हम पाकिस्तान के एजुकेशन निज़ाम के हवाले से बात करें, आप ट्रेनर भी हैं, आपने नोटिस भी किया होगा, तो क्या चीज़ आपको डिफरेंस लगा है जापान के इंस्टीट्यूट में, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में, जब ये एजुकेशन के हवाले से बात करें, लर्निंग के हवाले से बात करें? मेन डिफरेंस वैसे तो डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंस हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम बच्चे को जब असेस करते हैं तो नॉलेज की बेस पे असेस करते हैं, उसकी कितनी उसके पास इंफॉर्मेशन हैं और इस पे उसको ग्रेड मार्क्स देते हैं। जबकि जापान में जो है वो ऐसे नहीं है। वहाँ पे नॉलेज के साथ साथ ज़्यादा स्किल्स पे तवज्जो दी जाती है और इसके अलावा जो कैरेक्टर एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। जिसको हम तालीम कहते हैं, जापानीज़ उसको तरबियत कहते हैं। सही। तो बच्चे की उसने क्या सीखा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ग्रेड 4 तक वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं है, बच्चों पर कोई तालीम का बोझ नहीं है, सिर्फ बच्चों को मैनरिज़म, लाइन में खड़ा होना, एक दूसरे के साथ ताउन करना, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, इस किस्म की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और लेटर जब वो बच्चे ने हाई स्कूल में जाना है तो तालीम के साथ साथ इन चीज़ों को असेस किया जाता है और इसको वेटेज दी जाती है। जबकि हमारे यहाँ सिर्फ नॉलेज है, और जो कि नॉलेज है वहाँ ये जब इसको असेस किया जाता है एग्जाम्स में बच्चे हमारे बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। हालांकि मुझे लगता है हमारे बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर स्ट्रेस के ये एलिमेंट होता है कि बच्चे इस कदर प्रेशर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ किताबों तक उनकी नॉलेज महदूद होती है। और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्चे को ईमेल तक लिखना नहीं आ रहा, और ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं जो अपनी सराउंडिंग से हमें सीखने की ज़रूरत है, वो हम नहीं सीख पाते। जी, मैं भी इसी तरह मैथ्स का मैं कहूँगा या साइंस का कहूँगा, ये याद करने की चीज़ नहीं है कि आप बैठ के इसकी इन्फॉर्मेशन को याद करें। तो वो जो भी करते हैं नॉलेज के थ्रू करते हैं, सॉरी लर्निंग बाय डूइंग है, एक्सपीरियंस के ज़रिए से बच्चों को सिखाते हैं। मैंने उनके करिकुलम बुक्स देखी तो उसमें बहुत कम साइंस की, मैंने एक यूनिवर्सिटी में गया, कॉलेज में गया, वहाँ देखी उनके करिकुलम, मैंने देखा बड़ी डेप्थ में जाके। वैसे तो अवेलेबल है नेट पे सारी चीज़ें, लेकिन जब मैंने खुद उसको ऑब्ज़र्व किया देखा तो उसमें राइटिंग बहुत कम थी, सब एक्सपेरिमेंट्स और उनके ऑब्जर्वेशंस और उससे बच्चे क्या लर्न कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें थी। बिल्कुल, और ये ऑब्जर्वेशन अगर हम हमारे यहाँ के एजुकेशन निज़ाम के हवाले से बात करें, हम लोग तरक्की तो कर रहे हैं, हमारे यहाँ 16 ईयर एजुकेशन बहुत कॉमन हो गई है, PhD डिग्री होल्डर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने देखा है कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पा रही। रिज़ल्ट ये है कि हमने इतना वास्ट सर्कल किया ही नहीं है कि जिसमें हम सोच विचार का बच्चों को टाइम दें। यहाँ पर मैं मनीर साहब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे उस्ताद भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि समथिंग इज़ मिसिंग, तो हम किस तरह से हमारे इदारों में बेहतरी लेकर आ सकते हैं? अच्छा, समथिंग नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा कि सो मच इज़ मिसिंग। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं महविश। मैं यहाँ पर एजुकेशन से, स्कूल ऑनर्स से, गवर्नमेंट से कहूँगा बड़े बड़े काम करने की बजाय लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। आप छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें। जैसे मैंने वहाँ पर देखा कि स्कूल में जो पहला पीरियड है वो उन्होंने क्लीनिनेस का रखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में यहाँ पर सफाई जो है वो एक ख़ास तबके की ज़िम्मेदारी है और बाकी लोग उस ज़िम्मेदारी नहीं महसूस करते। इसी वजह से हमने अपने प्यारे वतन को, दुनिया के खूबसूरत मुल्क को, खूबसूरत तरीन मुल्क को कूड़े का ढेर बना के रख दिया, सॉरी टू से, जो हम कर रहे हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि बच्चों को जो है फर्स्ट पीरियड क्लीनलीनेस का है, बच्चे क्लीन करते हैं, जेनिटोरियल स्टाफ नहीं है। तो यहाँ हमारे यहाँ तो हेडमास्टर की एक्सप्लेनेशन हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगर वो बच्चों को कम्युनिटी वर्क में इन्वॉल्व करता है। तो इसी तरह
देखिए लंच टाइम होता है उनका, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि लंच तो वह दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी बच्चों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैंने अमेरिका में भी देखा, कनाडा, इंग्लैंड विज़िट किया मैंने, यूरोप, यूएई, वहाँ पर भी इस किस्म की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ पे ख़ास बात ये थी, जैसे ही बेल होती है तो किसी को बताना नहीं पड़ता, बच्चों की पहले से असाइन ड्यूटी होती है, वो अपने फ्लेक्सिबल क्लासरूम्स होते हैं, उसकी वो सेटिंग चेंज करते हैं और बच्चे ख़ुद खाना तकसीम करते हैं। अच्छा, उनके टीचर्स हैं वो उनके साथ बैठते हैं और प्रिंसिपल साथ बैठ के खाना खाता है, तो उससे टीचर्स के बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ता है, बच्चे टीम वर्क सीखते हैं, ग्रुप वर्क सीखते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल डेवलप होता है। इसी तरह जो है मज़ीद ये कि बच्चे जो हैं वहाँ पर बिल्कुल बुलिंग नहीं है बच्चों की। अक्सर हमें हमारे जहन में ये बात आती है कि शायद फॉरेन एजुकेशन जितना मॉडर्न है उतना ज़्यादा उसके डिफरेंट पहलू भी हैं, जिसमें आपने अभी जिस तरह से बात की कि बुलिंग वहाँ पर नहीं है। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे होते, हमें ट्रैफिक रूल्स के हवाले से आगाही नहीं होती है कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम जो बताते हैं कि रिज़ल्ट ये है कि हमारे तलीमी इदारों में अवेयरनेस नहीं है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के हवाले से आप मौजूदा दौर में पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं? महविश, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि क्लासरूम का माहौल ही मुल्क का माहौल फ्यूचर में बनना होता है। जैसा क्लासरूम होगा वैसा ही वो मुल्क होगा और वो वैसी ही सोसाइटी होगा। हम यहाँ पर बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं कम्युनिटी वर्क, मिल के काम करना। यही वजह है कि हम कोई इवन गली मोहल्लों में भी पाकिस्तान के देखें, लोग मिल के काम नहीं कर पाते हैं, डिफरेंसेस का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें टीच ही नहीं किया जाता यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा, हमारे जो मौजूदा वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात, बड़े अरसे के बाद एक अच्छे और इनोवेटिव हमें मिनिस्टर मिले हैं। ख़ास तौर पे मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्राइवेट स्कूल्स की जो खिदमात हैं उनको वो एडमायर करते हैं, एडमिट करते हैं और अननेसेसरी प्रेशर डालने की बजाय उनको अपना हरीफ की बजाय हलीफ बनाया है उन्होंने। तो मुझे इनसे उम्मीद है कि ये काफ़ी काम कर सकते हैं। तो मैं उनको मशवरा ये दूँगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, कि जैसे जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मैंने अमेरिका में भी देखा, कनाडा, इंग्लैंड, यूएई कंट्रीज़ में भी, यहाँ जापान में भी, बच्चों को हाई स्कूल में दाखिले से पहले उनको सर्टन आवर्स ऑफ जो सोशल वर्क है वो कंप्लीट करना पड़ता है। मैं यहाँ गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा, वज़ीर तालीम साहब से, कि ये जस्ट एक प्रिक ऑफ पेन से हो सकता है, मामूली से इसके लिए बहुत गहरी स्टडी की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक का या कॉलेज का रिज़ल्ट लें, रिसीव करने से पहले बच्चों को पाबंद किया जाए कि वो 40 आवर्स, सर्टन आवर्स हॉस्पिटल्स में, दारुल नमान में, ओल्ड होम्स में, ट्री प्लांटेशन, इन चीज़ों पे स्पेंड करें। हाँ, और उसका प्रूफ दें। सोसाइटी में बेहतरी आएगी। प्रोग्रेसिव सोसाइटी के हवाले से अक्सर हम बात करते हैं, एक स्लोगन तक नहीं, इसे प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए हमारे साथ। सिटी एट 10 में एक बार फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। एजुकेशन निज़ाम के हवाले से बात करें, तालीमी निज़ाम जो है वो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो पाकिस्तान है या दुनिया की कोई भी कंट्री है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि जिस तरह से रिफॉर्म्स और ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं एजुकेशन के, क्या हम वो ट्रेंड्स अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। और एजुकेशन के हवाले से जब भी बात होती है तो एक पिलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है टीचर्स। अगर हमारे टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन को, कंटेंट को सही तरह से डिलीवर करेंगे और हमारे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो अपने जहन में पैदा होने वाले सवालों के जवाब टीचर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो एजुकेशन के निज़ाम की बेहतरी मैं समझती हूँ उस दिन हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो सर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहती हूँ, जहाँ पर हम मुआवजा कर रहे हैं जापान के स्कूलों का, फ़ॉरेन एजुकेशन का, एक चीज़ मैंने ये देखी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब लोग स्कूल लाइफ से होकर गुजरते हैं, हमारे जहनों में सवाल होते हैं और उन सवाल का पूछना हमारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। ऐसे में टीचर का रवैया किस तरह से होना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को एम्पावर कर सके, स्टूडेंट को इतना कॉन्फिडेंस दे सके कि उसके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं वो खुलकर पूछ सके। जी, मैं ऑलमोस्ट 28 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ, एजुकेशन की फील्ड में हूँ। मेरा उड़ना बिछोना, आई एम एजुकेशनिस्ट, इसके अलावा कुछ मैं नहीं करता हूँ। तो अगर मुझसे आप एक फ़िक्रे में पूछें कि पाकिस्तान में एजुकेशन के निज़ाम की तनज़्ज़ुली की वजह जो है वो टीचर्स की प्रोफेशनल स्किल्स जो है उनकी कमी है। हमारे यहाँ अभी तक इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया गया।
अब दूसरे मुल्कों में आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, आप वहाँ पर एग्ज़ाम रोज़ाना आए दिन वाक़यात सुनते होंगे कि मिस यूज़ ऑफ वेपन्स की वजह से लोग बच्चे हलाक हो जाते हैं, बच्चे वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर वेपन्स का लाइसेंस नहीं है बहुत सारी स्टेट्स में, लेकिन टीचिंग का लाइसेंस लेना वहाँ पर बहुत मुश्किल है। 4 साल का एक एक्सटेंसिव कोर्स करने के बाद, फिर 1 ईयर की इंटर्नशिप करने के बाद जब वो टीचर क्लासरूम में आता है तो वो फिर सवाल पूछने पे बच्चों को डिस्करेज नहीं करता, बल्कि उस सवाल को एक अपॉर्चुनिटी लेता है और बच्चे की ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपनी टीचर्स की स्किल्स को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद कंटेंट नॉलेज या सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी है, जितना टीचर सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट होगा वो उतना ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उस नॉलेज को डिलीवर करना एक अलहदा चीज़ है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD प्रोफेसर्स होते हैं, तो बच्चे पीछे क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं, तो वो समोसे खा के वापस आ जाते हैं, लेकिन वो प्रोफेसर साहब को पता नहीं चलता और वो टीचिंग स्किल्स जानना भी नहीं चाह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो इसी तरह क्लासरूम्स के अंदर बच्चे सवाल पूछते हैं तो एक्सट्रीमली डिस्करेज किया जाता है उनको। तो लेकिन जब एक टीचर ट्रेंड होगा, वो ही विल बी वेल वर्स्ड इन आर्ट ऑफ टीचिंग, उसको पता होगा कि मैंने बच्चों की लर्निंग को कैसे आगे फर्दर करना है। वो बच्चों से ग्रुप वर्क करवाएगा, पीयर टीचिंग करवाएगा, उनसे प्रेजेंटेशंस लेगा, उनसे स्पॉट द लाइट टेक्निक इस्तेमाल करेगा, उनसे पावर टीचिंग के ज़रिए उनको सिखाएगा, बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करवाएगा, उनको आम जिंदगी से मिसालें देगा, उनको पर्सनल बैकग्राउंड से उनकी एग्जांपल्स लेगा, उसकी पहले प्लानिंग और प्रिपरेशन करेगा। उसमें वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्किल्स के बच्चे बैठे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उनको एड्रेस करने के लिए हर बच्चे के लिए अलग-अलग स्ट्रेटजी बनाएगा। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ होंगी जो सब बच्चों को एड्रेस कर सकेंगी। वो मेथोडोलॉजीज़ ऐसी इस्तेमाल करेगा जो कि उस टॉपिक के हवाले से सूटेबल होगी। वो एडिशनल सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल करेगा, फ्लिप टीचिंग करेगा, वो जो पढ़ा रहा है उसकी असेसमेंट अच्छे तरीके से कर सकेगा। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन टीचर ही कर सकता है। तो इसलिए हमारे मुल्क में मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, आप जितने टीचर्स हैं इनका क्रैश प्रोग्राम करवाया जाए। ये रवायती जो ट्रेनिंग है इनकी उस तरह से जो है वो आउटपुट नहीं मिल रही, और फिर उस ट्रेनिंग की डिप्लॉयमेंट को क्लासरूम्स में ऐसा साइंटिफिक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि चेक किया जाए, टीचर से फीडबैक लिया जाए, बच्चों से फीडबैक लिया जाए। तो ये कुछ भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कमिटेड पर्सन, या कमिटेड लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये सारे अचीवेबल टारगेट हैं और हम इनको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर आप रास्ता जानते हैं तो गुमराह शख्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, और ऐसे में हमारे टीचर्स को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है, और जहाँ पर गवर्नमेंट को उनका रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाए, रिफ्रेशर्स जो सेशंस हैं वो करवाए जाए, ताकि हमारा एजुकेशन निज़ाम जो है वो कम्पीट कर पाए अराउंड दी ग्लोब। और यहाँ पर एजुकेशन के हवाले से हम फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं तारुफ करवाना चाहती हूँ, हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर आप? थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। जहांगीर, अभी हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जापान के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमें पता चला कि हम कहाँ पर थोड़ा सा फेलियर का शिकार है। बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर हमें ज़रूरत थी कि बेहतरी आए, क्योंकि आप एजुकेशन के बीट को देखते हैं, आप स्कूल्स भी विज़िट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी विज़िट करते हैं, तो हमारे एजुकेशन के जो बहुत हाईलाइटेड मसाइल हैं वो कौन से हैं आपकी नज़र में? अच्छा, अगर तो हम रिसेंट जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ टीचर वो है जो टीचर बनना ही नहीं चाहता था। तो ट्रेनिंग गवर्नमेंट बहुत करवाती है। अच्छा, गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है कि इस सेक्टर में वाहद एजुकेशन में ट्रेनिंग ही है जो प्राइवेट से ज़्यादा गवर्नमेंट टीचर की होती है, लेकिन उसमें टीचर सीरियस नहीं है। अब प्राइमरी स्कूल टीचर की ट्रेनिंग सेपरेट होती है, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट सेपरेट टीचर ट्रेनिंग होती है, लीडरशिप की ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स की सेपरेट होती है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की अलग से ट्रेनिंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की सेपरेट ट्रेनिंग होती है, और इस तरह से बेशुमार टीचर्स ट्रेनिंग गवर्नमेंट के पाइपलाइन होती हैं और उनकी चलती रहती हैं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी होती हैं और हर छुट्टियों में कोशिश करते हैं कि वो टीचर्स को इंगेज करें, लेकिन फिर एट द एंड टीचर जिसने इम्प्लीमेंट करना है क्लासरूम में जाके, वो अपनी ट्रेनिंग को वो एज अ पिकनिक लेता है, वह एज अ TADA उसको लेता है, एज अ रिफ़्रेशमेंट लेता है। वो कभी भी सीरियस नहीं हुआ कि मैं ट्रेनिंग का जाके क्लास में उसको इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि बेशुमार ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट ने दे चुके और जिसमें
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग शामिल थी, लेकिन मसला ये है कि टीचर जब उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तो ट्रेनिंग करवाने का फ़ायदा। बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ फॉलो अप भी उसका वीक है, फॉलो अप ना होने की वजह से कि टीचर का इम्पैक्ट क्या हुआ। बिल्कुल। और जहांगीर, कन्वेंशनल एजुकेशन पे भी अभी हमारा निज़ाम चल रहा है, लेकिन अब एजुकेशन में बड़ी जिद्दत आ गई है। हर 10-12 साल बाद हम देखते हैं कि हमारे निज़ाम में तब्दीली तो आ रही है, लेकिन हम उस तब्दीली को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि 8वीं तक कोई रिज़ल्ट पूछने वाला नहीं है, पहला रिज़ल्ट हमारा 9th का आता है और वावेला मच जाता है। और अमेरिका में बैठे हमारे वज़ीर तालीम ऐलानात कर देते हैं कि 60% से ज़्यादा जो बच्चे फ़ेल होंगे उस टीचर को नौकरी से निकाल देंगे। वज़ीर तालीम को ये पता होना चाहिए कि इस तरह वो नहीं निकाल सकते, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि 8वीं तक आपने कभी एहतसाब किया ही नहीं, आपने सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं, आपने मार नहीं प्यार का कॉन्सेप्ट दे दिया और बच्चे को कहा कि बच्चा जो मर्ज़ी करे, आपने उफ तक नहीं करना। तो अब बच्चे को जब 8वीं तक कोई सज़ा जज़ा है ही नहीं, ना टीचर के लिए ना बच्चे के लिए, 9th में जब बच्चा आता है तो फौरी आप कह देते हैं कि नौकरी से फारिग। तो इसका मतलब 8 साल आपने उसको बिगाड़ पैदा करने में लगा दिए। और 8 साल में इसका मतलब है अगर इस वक्त 9th का रिज़ल्ट आए 50%, इसका मतलब कि 8वीं से 9वीं जमात में हमने 50% वो बच्चे ला के बिठा दिए जो 8वीं पास करने के एलिजिबल नहीं थे। बिल्कुल। तो जब हम स्टेप वाइज आगे आगे लेकर जाएंगे तो इसीलिए हमारा ड्रॉप आउट ज़्यादा है। तो बच्चे 9th में आके उनको एहसास होता है कि मैं तो पढ़ाई के काबिल ही नहीं था। और ये भी चीज़ें हमने देखी हैं कि एक बच्चा जो है जो 9th में बहुत अच्छा होता है कि ये अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से आया है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो फर्स्ट ईयर की जानिब जाता है, सेकंड ईयर की जानिब जाता है, यूनिवर्सिटी की जानिब जाता है, तो उसकी जो मार्क्स है वो भी गिरते जाते हैं, उसकी परसेंटेज जो है वो भी गिरती जाती है। यहाँ पर मेरी अशरफ साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से अभी हमने बताया कि हमारे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान आखिर गैप क्यों आ रहा है, जिसमें जहांगीर अशरफ ने बात की कि सज़ा और जज़ा का एलिमेंट मिसिंग है। तो जापान इस चीज़ को किस तरह से लेकर चलता है, वो इन सारी चीज़ों को किस तरह से टैकल कर रहा है? अच्छा, इसकी मैं आपको 3 रीज़न्स बताऊंगा। फर्स्ट रीज़न टीचर्स ट्रेनिंग, सेकंड रीज़न टीचर्स ट्रेनिंग, थर्ड रीज़न टीचर्स ट्रेनिंग। उन्होंने जो अपने ऑब्जेक्टिव हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों में उन्होंने अच्छे टीचर्स के ज़रिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करके उनको सिखा के अचीव किए हैं। पाकिस्तानी टीचर यही समझता है, यूजुअली, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा ना मना इस चीज़ का, कि शायद आप सादा क्लास में किताब लेकर जाएं और उसको रीड करना शुरू कर दें और चंद लाइनें वाइट बोर्ड पे लिखें तो दिस इज़ टीचिंग। टीचिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। हमारे यहाँ टीचर्स डू नॉट नो व्हाट दे डू नॉट नो। उनको ये नहीं पता कि उनको क्या नहीं पता। वो आमतौर पे ख़ास तौर पे चंद साल जब टीचर के गुजर जाते हैं तो वो इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी का शिकार हो जाता है कि मुझे सब कुछ पता है। दिस इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो जहांगीर भाई भी अभी जो बातें बता रहे थे, जहांगीर साहब, तो इनका ताल्लुक भी टीचर की कॉम्पिटेंसी से है। गवर्नमेंट आपको ये नहीं रोकती कि आप पनिश ना करें, गवर्नमेंट कॉर्पोरल पनिशमेंट, फिज़िकल पनिशमेंट से आपको रोकती है। एक ट्रेन टीचर को पता है कि मैंने किस वक्त बच्चे को अपने करीब करना है, किस वक्त उसके प्रिविलेजेस वापस लेने हैं टेम्परेरीली, किस वक्त मैंने उसको प्रिविलेज देने हैं, किस वक्त मैंने उसको प्यार करना है और किस वक्त मैंने उसको नज़रअंदाज करना है। नज़रअंदाज करने से ज़्यादा सवेयर पनिशमेंट नहीं है। और लेकिन एक ये टीचर इन इस आर्ट के साथ टीचर ही, ट्रेन टीचर ही खेल सकता है। आम टीचर को इसका अंदाज़ा ही नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, पहले एग्जांपल दी कि तरक्की याफ्ता मुल्कों में गन पे, बहुत सारे मुल्कों में लाइसेंस नहीं है। वो गन से कहते हैं कि कितने लोग मर जाते होंगे 10 साल में, कोई 20, 30, 40। लेकिन एक अनट्रेंड, इनकॉम्पिटेंट टीचर नस्लों को बर्बाद कर देता है, मुल्कों को बर्बाद कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से सोसाइटी के हवाले से हम अक्सर बात करते होते हैं कि सोसाइटी में ये बेहतरी चाहिए, हमारी सराउंडिंग में पेरेंट्स का रोल उस तरह से नहीं है, टीचर रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड इसका टारगेट कौन हो रहा है? इसका टारगेट हमारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, हमारे बच्चे हो रहे हैं, ताकि हम अपने तालीमी निज़ाम में इतनी बेहतरियाँ लेकर आएँ कि हमें पूरी दुनिया में कम्पीट करने का मौका मिले। जहांगीर, अगर यहाँ पर कॉम्पिटिशन के हवाले से बात करें तो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है। क्या ये टेक्नोलॉजी हम क्लास में यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को पता है कि गैजेट्स किस तरह से सही इस्तेमाल करने हैं? गैजेट्स इस्तेमाल करना आ रहा है, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग भी आ रही है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ कभी भी इसको इनकरेज नहीं किया गया, नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को। हमारे यहाँ ज़्यादा हम रिलक्टेंट रहते हैं, रोका जाता है और कहा जाता है ये इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे वाज़े तौर पर पहले लिखा होता था कि मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अलाउड,
और कोविड के बाद से सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई। अभी भी पाबंदियां दोबारा से लग गई हैं कि स्कूल में मोबाइल नहीं लेकर आना, कॉलेजेस में, लेकिन कोविड के बाद सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो गया। और मैं उस वक्त भी ये कहा करता था कि अब कोविड में हमने बच्चों को मोबाइल थमा दिए तो वापस नहीं ले सकते। अब जब हमने एक बार बच्चों को चीज़ दे दी, अच्छा उसके बाद हम उनको गाइड तो कर सकते हैं कि आप इसको ये यूज़ करो, ये ना यूज़ करो। हमारी ट्रेनिंग खुद नहीं है, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि इसमें भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट को भी चाहिए, लेकिन चूँकि प्राइवेट सेक्टर एक कहता है कि हम ज़्यादा इंगेज हैं, हम ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की ज़िम्मेदारी है कि वो पेरेंट्स पे भी कोई सेशन करें। पेरेंट्स को अब देखें, रिसेंटली 3 माह और 7 दिन की छुट्टियां गुजरी हैं, एक लंबा टेन्योर, आमतौर पर 2.5 माह की हुआ करती थी, इस साल तो एक्सटेंड हो गई, पहले हो गई थी 1 हफ्ता, तो ये बढ़ के तकरीबन 3 माह और 7 दिन तक चली गई। तो अब किसी भी स्कूल ने, किसी भी, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं की कि पेरेंट ने छुट्टियों को किस तरह से गुजारना है। इम्पॉर्टेंट समझी जाती है और इसे किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स के साथ साथ आप घर में बच्चे को किस तरह से माहौल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर जहांगीर आपका मैं फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में हम बात कर रहे थे कि समर वेकेशंस के हवाले पे कि समर वेकेशंस किस तरह से हम मनाते हैं। एक देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों की अगर समर वेकेशंस अच्छी गुजर जाएं तो इससे बेहतरीन क्लासरूम नहीं है। इसमें आप अपने एजुकेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं, प्रैक्टिकली लर्निंग जो हम कहते हैं कि हमारे एजुकेशन निज़ाम में मिसिंग है वो भी सीख सकते हैं। पाकिस्तान की तो हमने बात की कि पाकिस्तान में अमूमन किस तरह से एजुकेशन निज़ाम में समर वेकेशंस को देखा जाता है। इसके साथ साथ फ़ॉरेन जो एस्पेक्ट्स है इस पर भी बात कर लेते हैं। मुनीर अशरफ साहब ये बताइएगा कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में समर वेकेशंस का कॉन्सेप्ट कैसे है, कैसे इसे प्रोडक्टिव बनाया जाता है? अच्छा, दूसरे मुल्कों में, मैंने तरक्की याफ्ता मुल्कों में सारे ये बहन भाई होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, मिलते जुलते ही होती हैं चीज़ें। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं सबसे ज़्यादा लंबी ब्रेक ये गर्मी की छुट्टियों की होती है। तो या ये बच्चे को मेक कर देती हैं या ब्रेक कर देती हैं। जो बच्चा इस टाइम को अच्छा यूटिलाइज़ करता है वो हमेशा एक्सेल कर जाता है, मैंने ये नोटिस किया है। अच्छा, हमारे यहाँ स्कूल क्लोज़ हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये ऐसा है कि हमारे पास प्राइवेट स्कूल होते हैं, छुप छुप के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करूँगा एक परमानेंट समर वेकेशन पॉलिसी बना दें। अगर समर धूप है, एक्सट्रीम वेदर है, तो आप कम अज़ कम अर्ली बच्चों को इजाज़त दे दें स्कूल्स को। और गवर्नमेंट ने इस दफ़ा दी भी है, लेकिन हर दफ़ा हमें गवर्नमेंट को मुतालबा पेश करना पड़ता है कि हमें इजाज़त दें। तो थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे के लिए बच्चों को स्कूल आने दें। और इसमें देखें, स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। किसी के बच्चे के अंदर आर्ट, ड्राइंग की स्किल है, किसी के अंदर बड़ी प्रोडिगीज़ होते हैं बच्चे, किसी में डिबेटिंग की स्किल है, किसी बच्चे में जो है वो कराटे बहुत अच्छा है, जो है एस्थेटिक सेंस बच्चे की बहुत अच्छी है। तो ये गर्मी की छुट्टियां बहुत सारे प्रोडक्टिव काम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक परमानेंट पॉलिसी बना दें इसके ऊपर। और ये मैं आइंदा के लिए मुतालबा करता हूँ कि प्लीज़ ये ब्लैक एंड वाइट में काम ना किया करें, या बिल्कुल बंद कर दिए या आप या खोल दिए। आप फ़र्ज़ करें स्मॉग आ गई है, फॉग आ गई है, या समर वेकेशन है, एक्सट्रीम वेदर है, अब टाइम को शॉर्ट कर दें। और गवर्नमेंट कर भी रही है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। हाँ जी, है कि हमारी पॉलिसीज ना बहुत सडन अनाउंस होती हैं, हम देखेंगे कि रातों रात बैठ के फैसला हो गया और सुबह इम्प्लीमेंटेशन। और हमारे यहाँ पे जो है हम प्राइवेट स्कूल तो हमेशा मुतालबा कर रहे होते हैं कि कम से कम छुट्टियाँ करें, क्योंकि हम बच्चों के रिज़ल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वालिदैन के आगे जवाबदेह होते हैं। और लेकिन दूसरी तरफ से हमें कभी भी ये मुतालबा नहीं नज़र आता कि छुट्टियाँ कम की जाएँ। तो आप एनुअल डेज़ काउंट करें तो मुझे फ़ील हो रहा है कि हर साल जो तालीम का दौरानिया है वो कम होता जाता है। यहाँ पर मैं आपको जापान की एग्जांपल देता हूँ। तो वहाँ पर बच्चों को उन्होंने सर्दियों के अंदर शॉर्ट्स पहनाए होते हैं। तो हमारे एक साथी ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताइए कि ये विंटर के अंदर आपने बच्चों को शॉर्ट्स पहनाए हुए हैं। उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया प्रिंसिपल ने। उन्होंने कहा वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू विथस्टैंड प्रेशर्स ऑफ वेदर। इन्होंने इसी जगह पर, यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है, तो उनको इस मौसम का आदी होना चाहिए। और हम उनको रफ़ एंड टफ़ बनाना चाहते हैं ताकि वो कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। हम बच्चों को क्यों सहल बना रहे हैं? यहाँ गर्मी एक रियलिटी है, तो बच्चों को सिखाएं गर्मी के साथ, एक्सट्रीम वेदर्स के साथ कैसे जीना है।
तो बजाय इसके कि हम उनको सहल से सहल बनाते जाएं, ज़रा सी हवा चली छुट्टी कर दी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले आज 2013-14 में ये बहस चल रही थी कि जो विंटर वेकेशन है ये ख़त्म कर दी जाए, लेकिन अभी आजकल आप ये देखें कि एक बहुत मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता कि हर साल जो है विंटर वेकेशन एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती हैं, और सर्दी का तो हल मौजूद होता है। आप देखिए कि जहाँ वो बच्चे फिर रहे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सर्दी का विक्टिम बनते हैं। क्लासरूम के अंदर तो बच्चे कंजस्टेड एटमॉस्फेयर होता है, सांस ले रहे होते हैं, वार्मथ होती है, तो उसका और आप ये देखिए कि दिसंबर जनवरी के अंदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, तो स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट इस तरह बैडली इफ़ेक्ट होते हैं। अच्छा, जो अफोर्डेबल पेरेंट्स होते हैं वो तो ट्यूशन सेंटर्स का रुख करते हैं, जो बेचारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक्सट्रीमली सफ़र करते हैं इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह से छुट्टियों के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अगर ये बात देख रहे होंगे जहांगीर, वो तो बड़ा इस बात से डिसएग्री कर रहे होंगे, लेकिन आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है कि हमारे यहाँ जो तालीमी कैलेंडर है वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, जिसमें हमारे सिलेबस कवर नहीं हो रहे। एट द एंड फिर रिज़ल्ट जहांगीर इस दफ़ा आपने देखा ही है कि 9th के स्टूडेंट्स किस कदर रिज़ल्ट जो है वो मायूस कुन रहा है। तो जहांगीर इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह से हम अपनी पॉलिसीज़ को एक तसलसल के साथ लेकर चलें? हमारी कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, हम पॉलिसीज़ बना तो देते हैं लेकिन वो पॉलिसीज़ बहुत ही कम वक्त के लिए रहती हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये जैसे ट्रेंड मुतारफ़ करवा दिया जाता है, एक उसको तब्दील कोई नहीं करता। अब देखिए, जैसे ये कहा कि जब यहाँ पे गोरे हुकूमत किया करते थे तब से गर्मियों में वो चले जाते थे, तो फिर यहाँ पे छुट्टियाँ कर जाते थे, तो तब से हमने वो रवायत पकड़ी हुई है कि गर्मियाँ जी छुट्टियाँ। हालांकि हमारे टीचर्स ने कहाँ जाना, ये तो नहीं कि हमारे टीचर भी दूसरे ममालिक से हैं, उन्होंने जी गर्मियाँ यहाँ नहीं गुजारनी, वहाँ चले जाना है तो बच्चों को छुट्टियाँ कर दें, क्योंकि पीछे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को वक्त के साथ साथ समझना चाहिए, क्या कोई ऐसा आपने और डिपार्टमेंट, कोई ऐसा ऑफिस, कोई ऐसा शोबा, कोई प्रोफेशन देखा है जिसमें इतनी लंबी छुट्टियाँ होती हों? अच्छा, जितना गैप आ जाएगा उतना आप बच्चों को पढ़ाई से दोबारा बैक गियर लगा दें। अब बच्चे, जैसे बात हो रही थी कि जो इसको या तो फ़ायदामंद बना लेगा या बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएगा, तो हमारे यहाँ ज़्यादा नुकसान में जाते हैं। फ़ायदे वाले कम पेरेंट्स हैं और कम बच्चे हैं। अब देखें, हर पेरेंट्स उसको ट्यूशन, कोचिंग और प्राइवेट ट्यूटर हायर नहीं करके दे सकता। अब इसमें बहुत बड़ी तादाद गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों की है, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का जो सेशन छुट्टियों से पहले होता है वो इतना कलील होता है, क्योंकि टीचर हमारे एग्ज़ाम ड्यूटी में बिज़ी होते हैं, पेपर मार्किंग में बिज़ी होते हैं, और उसके अलावा उनको 1 माह से भी कम टाइम मिलता है। अब 1 माह में जो सिलेबस पढ़ाया गया होगा वो कितना होगा? क्या वो 3 माह के लिए काफ़ी है कि वो 3 माह उसको रिपीट किया जाए? और बहुत सारे पेरेंट ऐसे हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, जितना टीचर ने कोई पढ़ा दिया, समझा दिया, उतना ही बच्चा छुट्टियों में कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर उसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। समर वेकेशन सिर्फ सैर सपाटे तक जो है वो महदूद होकर रह जाती है, और जब स्कूल में हमारा फर्स्ट डे होता है आफ्टर द वेकेशंस, तो हमें ये भी स्ट्रेस हो रहा होता है कि होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, लेसन में हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तो एजुकेशन निज़ाम के हवाले से हम फर्दर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त रहता है। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। आपकी सालगिरह हम भी शामिल कर सकते हैं सिटी एट 10 में। इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करना होगी। अपनी सालगिरह के हवाले से क्लिप, अपनी बर्थडे की डेट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्राम के दौरान एक नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उस पर शेयर करके। और आज जो हैं, आज सालगिरह मना रहे हैं SHO थाना रज़ाआबाद ख्वाजा इमरान मनान। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्लिप। ख्वाजा इमरान मनान को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे, और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एजुकेशन निज़ाम के हवाले से, और जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें कम्प्रीहेंसिव तौर पर डिज़ाइन किया जाए, एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसके पहले देखा जाए कि फ़ीडबैक अप्रोच क्या है, मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को लाजमी कॉन्फिडेंस मिले, और उस पॉलिसी को फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस की जाए। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसीज़ जो है उस तरह से इम्प्लीमेंटेशंस नहीं करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी रशफ साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, उस हवाले से आप भी अपनी राय शेयर करना चाह रहे थे कि पॉलिसीज़ को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, हमारा फेलियर कहाँ पर है? अच्छा, अभी जहांगीर भाई भी इस हवाले से बात कर रहे थे कि अंग्रेज़ दौर का जो निज़ाम है वो अभी तक चला आ रहा है हर सिस्टम में, लेकिन मैं तो अपनी डोमेन में रहूँगा, एजुकेशन में। अगरचे गवर्नमेंट ने काफ़ी एफ़र्ट्स की भी हैं,
लेकिन आई फील कि कॉन्शियस एफर्ट करके हमें चीज़ों को डीकोलोनलाइज करना चाहिए, चाहे वो ओवरऑल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, चाहे छुट्टियों का निज़ाम है, चाहे क्लासरूम है, चाहे टीचिंग है। जैसे कि हमसाया मुल्कों में आप देखें, उन्होंने चीज़ों को डीकोलोनलाइज किया है एक एफ़र्ट्स के ज़रिए। हमारे यहाँ इत्तफ़ाक़ात के ज़रिए होता है, हो गया ठीक है, नई गवर्नमेंट आ गई, चेंजिंग। लेकिन अभी मौजूदा गवर्नमेंट बहुत कुछ अच्छा कर रही है, तो इनसे मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे स्टेप्स लेंगे कि जिससे तब्दीली आएगी। और मुझे मौजूदा वज़ीर तालीम से बहुत उम्मीद है, ये बहुत इनोवेटिव भी हैं और अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। तो जैसे छुट्टियों का निज़ाम है, ये दिसंबर की छुट्टियों का निज़ाम है, इसको चेंज किया जा सकता है। गर्मी की छुट्टियों की एक परमानेंट पॉलिसी बना कर दे दें कि स्कूल्स को भी पता हो। अब हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं जितने भी, एनुअल कैलेंडर बनाते हैं, एवरीथिंग इज़ डैश टू ग्राउंड। जब एक ऑल ऑफ ए सडन छुट्टियाँ अनएक्सपेक्टेड आ जाती हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को सख्तियों के आगे खड़ा होना सिखाएं, वेदर्स का मुकाबला करना सिखाएं, ना कि उनके आगे सरेंडर करना छुट्टियाँ। ये तो बहुत इजी सोल्यूशन है। तो ये मैं बिल्कुल इसी तरह से है कि ज़ाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि समर वेकेशंस हुई हैं जहांगीर, इसके बाद हम देखते हैं कि मौसम बदल जाता है, स्मोक आ जाती है, फिर स्मोक के हवाले से स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे तालीमी निज़ाम में हम बताते हैं कि हमें रिज़ल्ट ओरिएंटेशन चाहिए, लेकिन वो रिज़ल्ट उस तरह से नहीं आ पाता है। इसके साथ साथ जहांगीर, अगर हम हुकूमत के इक़दाम को देखें, वो आप किस तरह से देख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में फ़र्दर चेंजेस आ रही हैं? अच्छा, बेसिकली जो ये बात हो रही थी कि हार्श वेदर के हवाले से या सॉफ्ट वेदर के हवाले से, या आपका सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कोई भी स्मोक आ गया, तो हम बच्चों को वही बात है कि उससे मुकाबला करना नहीं सिखाते कि उन हालात में कैसे आपने सर्वाइव करना है, उन हालात में कैसे आपने अपने आप को कंटिन्यू रखना है, कोई भी आप काम जो कर रहे हैं। अच्छा, उसमें चूँकि गवर्नमेंट पर यही तनकीद होती है सबसे ज़्यादा कि गवर्नमेंट के अपने पास फैसिलिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल्स, गवर्नमेंट के इदारे, और वहाँ पर चूँकि मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर तमाम एनवायरनमेंट बच्चों के लिए फ्रेंडली नहीं है। वहाँ पर आप अगर गर्मी की बात करें तो वहाँ तमाम इदारों में पंखे या अल्टरनेट सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर लाइट ऑफ होती है तो बच्चे गर्मी में कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे। और अक्सर ऐसे भी हैं आज के दौर में भी बच्चों के पास कमरे नहीं हैं और बच्चे बरामदों में, सहन में और खुली जगहों पर बैठते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास वाहिद सोल्यूशन यही होता है कि छुट्टियाँ करवा दें, हार्श वेदर में भी और गर्मी में भी, सर्दी में भी, हर तरह सहूलत उनके लिए। ये बात ठीक है कि पॉलिसी गवर्नमेंट को कोई ऐसी बनानी चाहिए हर साल क्लियर कट हो कि इसमें हमने इजाफा नहीं करना, इसमें कमी बेशी नहीं होनी। अब देखें, जैसे इस साल मैं समझता हूँ कि कम से कम 3 हफ्तों की छुट्टियाँ ज़्यादा हुई हैं। मतलब हर साल से 3 हफ्ते आपने बच्चे को, यानी कि तकरीबन 20 से ज़ायद दिन उसको एक्स्ट्रा घर पे बिठा दिया। हालांकि छुट्टियां अभी आगे और भी है ना, अभी एजुकेशनल चाहिए कंप्लीट अभी स्मोक भी आ रही है, फिर विंटर वेकेशंस भी आ रही हैं। और इस साल चूँकि एक्सपेक्टेड बारिशें भी ज़्यादा हैं, तो बारिशों का सीज़न शुरू होते ही वो छुट्टियां अनअनाउंस्ड भी हो जाती हैं। एक तो सैलाब की वजह से अभी चनियोड आपका बंद है 5 तारीख तक, आपका जंग बंद है, तांदलावाला के 28 स्कूल बंद हैं, और इस तरह से बेशुमार ऐसे इलाके जहाँ पर सैलाब है वो भी अभी 5 और कुछ इदारे 8 सितंबर तक बंद हैं। तो इस हवाले से बहुत एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि हमारे पास क्लियर कट कोई पॉलिसी नहीं है। हम फौरी वक्ती तौर पर फैसले लेने वाले लोग हैं, हम परमानेंट और लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एक दिन हम जहांगीर ये भी गुफ्तगू कर रहे थे कि छुट्टियों का फैसला भी बहुत ही सडन लिया जाता है। कल तक हम स्कूल वाले भी तैयार नहीं होते हैं कि छुट्टियां होंगी या नहीं होंगी। जाहिर सी बात है, टीचर ने पूरा लेसन प्लान करके देना होता है बच्चों को, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है, लेकिन रातों रात पॉलिसी जो है वो बना दी जाती है और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। अच्छा, छुट्टियों का काम देने के हवाले से इस साल चूँकि 1 हफ़्ता पहले छुट्टियाँ की गई थी, तो बहुत सारे तालीमी इदारे ऐसे थे जिन्होंने अभी छुट्टियों का काम प्रिपेयर ही नहीं किया था। तो मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि फिर बच्चों को और पेरेंट्स को कहा गया था कि वो छुट्टियों में और जून के पहले हफ्ते आके स्कूलों से अपना समर पैक जो है वो ले जाएं, क्योंकि अभी प्रिपेयर ही नहीं थे। उनको ये था कि अभी 1 हफ़्ता और चलेंगी क्लासेस, लेकिन गवर्नमेंट ने 1 हफ़्ता पहले छुट्टियाँ अनाउंस कर दी। तो गवर्नमेंट जो है वो अचानक जो फैसले करती है ना, वो बड़े, अब जैसे देखें, अब 14-15 अगस्त से स्कूल खोलना थे, तमाम इदारों ने डेट शीट्स अपनी तैयार कर ली थी कि बच्चे आएंगे, उनको टेस्ट करेंगे कि छुट्टियों में उन्होंने पढ़ाई के साथ अटैच रहे नहीं रहे। अब वो सारा आपका डेट शीट डिस्टर्ब हुई, आपने दोबारा से उसको आगे ले गए। अब सितंबर में जहाँ पर सैलाब की सूरत हाल है, एक तरफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसमें भी आप बहुत सारे हमारे पंजाब के इलाके ऐसे हैं जो
पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जहांगीर एक सवाल ये भी है कि अभी समर वेकेशंस कंप्लीट होके हटी हैं और जाते ही बच्चों से टेस्ट लेना, ये आपको लगता है कि ये एक राइट पॉलिसी है या इसमें भी हमें थोड़ी सी गुंजाइश रखनी चाहिए? अच्छा, मैं तो इसके बहुत खिलाफ़ हूँ कि फ़ौरी तौर पर आपको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अक्सरियत पेरेंट्स ऐसे हैं जो उस तरह से बच्चे को इंगेज नहीं रख सकते, और बच्चा भी हमारा इंटरेस्ट लेवल वो नहीं है, उसकी रूटीन वो नहीं रहती है। हमारे यहाँ स्कूल में जो रूटीन हो सकती है ना, वो घर में नहीं हो सकती। ये कुछ 5-10% बच्चे तो कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स कर सकते हैं। 90% बच्चे और पेरेंट्स घर में वो रूटीन नहीं बना सकते पढ़ाई की, और छुट्टियों में बच्चे का बहुत स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है, उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। उसको फौरी तौर पर चेक करना ये बच्चे के साथ ज़्यादती है, और हमारे यहाँ उसी रिज़ल्ट को बच्चे की वो अहलियत से फौरी नफी कर दिया जाता है और कि बच्चा लायक है ना लायक है। एक इंसान का इंप्रेशन आ जाता है कि ये बच्चे ने छुट्टियां वेस्ट की हैं, और फिर थ्रू आउट कहीं ना कहीं बच्चा अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर देता है। यहाँ पर शमनीर साहब आपसे भी मैं जानना चाहूँगी कि एजुकेशन के हवाले से कहाँ पर हमें थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन वक्त बहुत कलील था। ये सवाल जो है आपसे फिर कभी हम करेंगे, लेकिन एजुकेशन निज़ाम में ना बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मुनीर अशरफ साहब हमारे प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। लास्ट मैसेज ये दूंगा एजुकेशनिस्ट को, स्कूल ऑनर्स को, गवर्नमेंट को, हैबिट्स मेक्स और ब्रेक्स। तो बच्चों की हैबिट्स पे, कैरेक्टर पे, डिसिप्लिन पे काम किया जाए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है सड़कों पे लोग तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह ऑर्गेनाइज्ड हों, नीट, क्लीन, साफ़ सुथरा, और हम अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र करते भी हैं और भी ज़्यादा फ़ख्र। बिल्कुल, और वाकई हमें हमारे मुल्क से मोहब्बत है, सिविलाइज्ड नेशन होने की हमें थोड़ा सा प्रूफ देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सब्जियों और चिकन के भाव के हवाले से, और ये वो कीमतें हैं जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए कि मार्केट में जा रहे हैं, कल क्या रेट था, आज सब्जियां किस कदर महंगी हुई हैं या सस्ती हुई हैं। ऐसे में फ्लड की सिचुएशन भी है, तो कहा यह जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सब्जियों और चिकन के प्राइस पर भी होंगे। तो देखते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या सिचुएशन है? फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 595 रुपये, मार्केट में 600 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर अंडे की बात कर ली जाए तो अंडा फार्मी 300 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जाएगा। और अगर सब्जियों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो आलू कच्चा छिलका की कीमत बगैर रद्द-बदल के 85 रुपये, मार्केट में 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 3 रुपये महंगा होता हुआ 62 से बढ़कर 65 रुपये, मार्केट में 100। टमाटर की कीमत बगैर रद्द-बदल के 110 रुपये, मार्केट में 150 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना की कीमत बगैर रद्द-बदल के 400 रुपये, मार्केट में 450 रुपये। लहसन हरनाई 245, मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है, 65 से बढ़कर 75 रुपये फ़ी किलो हो गई है, मार्केट में 100 से 150। फूल गोभी 10 रुपये महंगी होती है, 140 से बढ़कर 150, मार्केट में 150 से 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। बंद गोभी 5 रुपये महंगी होती है, 100 से बढ़कर 105, मार्केट में 150 रुपये। और घिया कद्दू अपनी साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 100 रुपये, मार्केट में 140। बैंगन साबका कीमत पर कायम रहता हुआ 100 रुपये, मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। खीरे 5 रुपये महंगे होते हैं, 105 से बढ़कर 110, मार्केट में 140। अगर फलों की कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो सेब गाचा की कीमत जो मुकर्रर की गई है 235 रुपये, मार्केट में 250 रुपये। केला 10 रुपये सस्ता हुआ है, 140 से कम होकर 130, मार्केट में 200 रुपये के लगभग फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ी दर्जन। और आम चौंसा अव्वल 240, मार्केट में 300। अमरूद 85, मार्केट में 150। अनार देसी 310, मार्केट में 400 रुपये। अंगूर गोला 200, मार्केट में 300। और अंगूर सुंदरखानी 290 रुपये, मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कीमतों की जायज़ा लिया जाए तो सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल देखा गया है, फलों की साबका कीमतें मुस्तहकम रही हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, इस शहर के मसाइल जो हैं वो भी बड़े हैं, लेकिन इस मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत सारे वादे किए हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बसेस सर्विसेज हैं वो भी लाई जाएंगी। मेट्रो का मनसूबा भी यहाँ पर मौजूद है। डेवलपमेंट के हवाले से बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फैसलाबाद की ज़रूरत भी हैं, उसमें पार्किंग प्लाजा है। ये
तमाम तर चीज़ें जो है ये हुकूमत ने फैसलाबाद की आवाम के साथ वादा किया हुआ है। ये वादा कब तक पूरा करेंगे इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब सान 9 मई के वाक़यात के जो नतीजा है उसके रिज़ल्ट के बाद फैसलाबाद के 3 हलके जो हैं वो खाली हो चुके हैं, जिनमें NA 98 है, फैसलाबाद का हलका 104 है और PP 98 है। इनमें इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन की ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों में मुस्लिम लीग नून किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही है, क्या कौन कौन टिकट होल्डर होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस पर बात करने से पहले जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज फैसलाबाद की बहुत ही ख़ास और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। शेख एजाज़ अहमद साहब, आप सिटी सदर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के, साबिक़ा MPA भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपनी कीमती वक्त से वक्त निकाला। सबसे पहले शेख साहब ये बताइए कि फैसलाबाद के 3 अहम हलके जो हैं, जो इस वक्त खाली हो चुके हैं, ज़िमनी इंतखाबात का हम देख रहे हैं कि तैयारियाँ बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून किस तरह से तैयारियाँ कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि PTI जो है वो हिस्सा ले और ताकि एक हेल्दी कंपटीशन हो, मैदान में अपने वो भी घोड़े उतारें और हम भी अपने कैंडिडेट लेके आएँ। लेकिन खान साहब ने जो है वो हस्बे साबिक एक और गलत फ़ैसला किया मेरी नज़र में, और उन्होंने बाइकआउट कर दिया इस सारे प्रोसेस का। तो जो फिर अवेलेबल जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे और दीगर पार्टीज़ भी होंगी, तो उनके दरमियान जो कंटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला जिन जिन हलकों में इलेक्शन जैसा आपने बताया अनाउंस हो चुके हैं फैसलाबाद के 3 हलकों में, वहाँ पे पूरी गहमा गहमी है। और जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पार्टी की तरफ से जिन्होंने अप्लाई किया हुआ, उन्होंने अपने पूरा डेरे आबाद हैं और पूरी रौनक लगी हुई है। बिल्कुल इसी तरह से है और जाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून के लिए एक ये दोबारा से कमबैक का एक बहुत सुनहरी मौका है। शेख साहब ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जो गुज़श्ता साल के इलेक्शन थे उनमें मुस्लिम लीग नून के जो थे नुमाइंदगे थे या कैंडिडेट्स थे, वो एक बड़ा सेटबैक हुआ था और हम देख रहे थे कि यहाँ पर हमें लग रहा था कि शायद इस साल सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर होगी। तो क्या पार्टी जो है वो दोबारा हारे हुए उम्मीदवारों को मौका देगी? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टिकट होल्डर है, जैसे राजा रियाज साहब थे, उनको कोई थोड़ा प्रॉब्लम था, उन्होंने अपने बेटे को पार्टी को रिक्वेस्ट करके नॉमिनेट करवाया। उसने बड़ा हेल्दी कंपटीशन किया और वो हार गए वो इलेक्शन, इस तरह दूसरे लोग। और उसमें जो है वो फिर अपने हलके के अंदर उनकी पोजीशन जो है वो टिकट होल्डर के तौर पे तो इंटैक्ट है। अब उसमें राना एहसान अफजल साहब भी, राना अफजल खान साहब मरहूम के बेटे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, अब दीगर लोग भी हैं। देखें, ये पार्टी ने फ़ैसला करना है और अभी जो बोर्ड होगा पार्टी का, जिसको कायदे मोहतरम हेड करेंगे आइंदा दिनों में, उसमें जो भी फ़ैसला होगा सारे कैंडिडेट इंशाल्लाह मैदान में तो हैं, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ पार्टी टिकट। तो जिसको टिकट मिलेगा इंशाल्लाह उसकी कैंपेन चलाएंगे भरपूर। बिल्कुल इसी तरह से है और फैसलाबाद के शहरियों की बस एक ही डिमांड होती है कि फैसलाबाद के शहरियों के जो मसाइल हैं वो हल होते हुए नज़र आए। मुस्लिम लीग नून है या कोई भी पार्टी है वो इक़्तिदार में आए तो, लेकिन एटलीस्ट हमें जो हमारे जो वादे किए गए हैं और हम देख रहे हैं कि हुकूमत बहुत अच्छे इक़दाम भी कर रही हैं। इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बड़ी हमने फैसलाबाद के हवाले से वादे किए गए। यहाँ पर थोड़ा सा इलेक्शन के हवाले से मैं फ़र्दर भी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब PTI ने तो बाइकआउट कर दिया है, अगर PTI मैदान में होती तो आप सिचुएशन किस तरह से देखते? उसमें कंपटीशन होता और लोग जो हैं जी बहुत बड़े नाकद हैं। एक तरफ 9 मई वाले हैं, एक तरफ 28 मई वाले हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया और वो लोग जो बने हुए एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान की धज्जियाँ बखेरने पे तुले हुए थे और उन्होंने जो है वो इंतशार की सियासत की और जो मुल्क के अंदर गदर किया, जिन इमलाक के ऊपर हमला किया और जो आपके अपने मसल्स थे, आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स थे, वो देखें एक ही ख़ास सिमत उनका जो है वो था, वो सारा एक किरदार है जो कैदी नंबर 804 अंदर है, वो अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। इसी वजह से तो लोगों ने देखना ये है कि साबका अदवार के अंदर किस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से। अब फैसलाबाद की मिसाल ले लें, 4.25 साल में जिस तरह पूरे मुल्क में, इवन KP में कितने अरसे से इनकी हुकूमत चल रही और वहाँ तो जितनी बुरी हालत है लोगों की,
आपने देखा होगा, आपके कैमरे की आंख दिखाती है। तो लोगों ने अब देखना ये है कि इंतशार का वक्त ख़त्म हो गया है, काम करने वाले लोगों को लोग वोट देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कारकर्दगी से जो है वो इन हलकों में उतरेंगे। और चीफ मिनिस्टर साहबा ने 1.5 साल के कलील मुद्दत में जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जितनी वो वाइब्रेंट हैं, इंशाल्लाह लोग हमें वोट देंगे अल्लाह के फजल। बिल्कुल इसी तरह से शेख साहब, इस बात से तो दूसरी कोई राय ही नहीं है कि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और कानून को कभी हाथ में नहीं लेना चाहिए। इस रियासत के हवाले से सोचना चाहिए और कोई भी ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जिसमें हमारे जो शहरी बिल्डिंग्स हैं इन्हें नुकसान पहुँचाया जाए या लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए। ये मुल्क हमने बड़ी एफर्ट से हासिल किया है और इसकी कदर करना हम सब लोगों पर बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ भी है। यहाँ पर शेख साहब ये भी बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। फैसलाबाद से भी कुछ वादे किए गए थे, वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से था। तो ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरी के लिए इस शहर का बहुत बड़ा मसला है। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए आते हैं, यहाँ पर कारोबार की गर्ज से आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो कब मिलेंगी? जी इंशाल्लाह ये जो कमिंग आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है उसमें एडीपी में हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट भी रिफ्लेक्टेड होगा। इंशाल्लाह आप देखेंगी इलेक्ट्रिक बसें भी मिलेंगी। और आप देखें कि जो आपका तांदलियावाला वाला रूट है, जड़ावाला वाला जो रोड था जो लिंक करना था मोटरवे के साथ, उसके ऊपर भी आलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद चनियोट और फैसलाबाद मोटरवे जो है वो बहुत दरीना मसला था, वो डुअल वे जो है वो उसके ऊपर भी काम शुरू है। इसी तरह जो मेन शाहराएँ हैं हमारे फैसलाबाद की, उन सब के लिए जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ बजट जो है वो एलोकेट किया गया है। और अगर ये नागहानी आफत से हम दो चार ना होते, ये जो फ्लड सिचुएशन, तो अब तक जो है वो 50% काम जो है वो हो चुका होना था। इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद के जो अवाम हैं वो कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ से प्यार करने वाले हैं और चीफ मिनिस्टर साहबा उनको कभी मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से है फैसलाबाद की, क्योंकि मसाइल जो है ना वो हल हो जाएं तो यकीनन यहाँ की जो आवाम है उसे रिलीफ मिल जाएगा। शेख साहब, इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो अक्सर औकात ये बातें डिफरेंट पहलुओं से सामने आती है कि नज़रियाती कारकुनान को इम्पोर्टेंस देना पार्टी का एक पुराना एक जिसे कहते हैं तरीक़ाकार भी है। तो क्या हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून में भी कोई नए चेहरे शामिल होंगे? देखें, इस वक्त जो जिन हलकों में बाकायदा यानी अनाउंस हो चुका है इलेक्शन, उसका शेड्यूल आ गया है, वो आपके सामने है। एक नवाब शेर वसीर साहब ने जो किरदार अदा किया था जब ये इस यानी जो इमरान खान टोले को रुखसत किया गया, तो ये उनके साथी थे। उन्होंने फिर बेहतर समझा मुल्क के वसी तर मफाद में कि उनको फ़ारग किया जाए। उनके उस किरदार की वजह से लीडरशिप ने उनको सराहा और उनको टिकट दिया। उसके बाद राजा रियाज साहब की भी सेम पोजीशन थी, उनको भी टिकट से नवाजा गया। और 98 में जो है वो अब इस वक्त आज़ाद अली तबस्सुम साहब हमारे बड़े हार्ट फेवरेट कैंडिडेट हैं। तो ये वो लोग हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और जब ज़िमनी इलेक्शन हो तो उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं और जनरल इलेक्शन के अपने होते हैं। जब जनरल इलेक्शन आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी जो है वो ज़रूर नज़रियाती कारकुनों को एडजस्ट करेगी और ज़िमनी इलेक्शन के जो पैरामीटर्स है उसके मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से है, आलिज़ाई सी बात है। ये बहुत 3 बड़े हलके हैं और बहुत अहम हलके हैं। अगर फैसलाबाद के 104 हलके के हवाले से बात करें, ये एक शहरी हलका है, इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं। अगर आप लोगों की पार्टी इक़्तिदार में आती है, इन हलकों में मुंतखब होते हैं कोई नुमाइंदा, तो यकीनन इनके मसाइल भी आप लोग सुनेंगे। और इसके साथ साथ अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो डेवलपमेंट के हवाले से इस शहर के बहुत सारे मसाइल हैं। आपने देखा होगा कि ज़रा सी बारिश होती है, रोड पर बड़ी पुअर सिचुएशन हो जाती है, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। वासा कैसे बेशुमार इशूज़ है, तो इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? वासा को जो है ना जी 11 अरब रुपए की खती रकम दी गई। ये जो जिन एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई कर रही हैं वो ऑलरेडी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में शामिल था कि ये एक बड़ा इशू चल रहा है। तो उसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 11 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया है और वो अपने पोर्शन के हिसाब से आ रहा है और वो लग रहा है हर सूबाई हल्के के अंदर। मैं आपको ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े पाइप पड़े हुए हैं
उन एरियाज़ को जो है वो करके आइडेंटिफाई, तो वहाँ पे काम शुरू है। और इस बिल्कुल इसी वक्त तरह से, वो और डिग ये आउट, एक बहुत बड़ा हल्का 104 इस हवाले से जी। फर्दर भी क्या किस तरह से ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ पर कंपेन चलाई जाएंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से। 3 हलकों में जो इलेक्शन हैं वो तो अनाउंस कर दिए गए, इसके साथ साथ 2 हलके हैं उसमें, वहाँ पर भी इलेक्शन जो हैं वो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है होंगे। तो इस हिसाब से शेख साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप 2 हलके जो मुतवक्के हैं जहाँ पर इलेक्शंस होंगे, वहाँ पर आप किस तरह से तैयारियाँ देखते हैं? और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, साने 9 मई के हवाले से जो नतीजे सामने आए हैं, जो मुकदमात के रिज़ल्ट सामने आए हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मुतवक्को है ना, जिसमें इस्माइल सीला साहब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और मेरे हलके से बिल्कुल एडजेसेंट हलका है जहाँ से शेख शाह साहब पीटीआई के डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो यहाँ उन्होंने आईएसआई के डेट के ऊपर हमला किया था, उसमें वो मुलव्वस थे। वो सीटें जब से खाली हुई हैं तो वहाँ पर भी अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो हमारे जो मुतवक्को कैंडिडेट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरी ज़ोर शोर से मैदान में। एक हल्का पीपी 116 है, जिसमें राना शहरियार जो हमारे यूथ विंग पंजाब के प्रेसिडेंट हैं और राना साहब के बेटे हैं, दामाद हैं, वो मैदान में उतरेंगे, बल्कि उतर चुके हैं, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ कैंपेन उनकी जो है वो रवां दवां है। और दूसरा हल्का बनता है ताहर जमील साहब वाला, सही। और ताहर जमील साहब भी अपने हल्के में निकले हुए हैं, और इन दोनों की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि किसी तीसरे को जो है वो टिकट मिले, कि दोनों ही पोटेंशियल हमारे माशाल्लाह कैंडिडेट हैं। और बाकी रहेगी 9 मई के हवाले से, मुझे यकीन करें कि एक बात की समझ नहीं आती, फुटेजेस मौजूद हैं, नियाजी साहब का भांजा जो है वो यूनिफॉर्म जो है वो स्टिक के ऊपर लटका रहा है, ख़वातीन और इनके हजरात जो मास्टरमाइंड है 804 वाला, वो उन्होंने प्लान किया हुआ था लाहौर के अंदर, मियाँ वाली के अंदर, सरगोदा के अंदर, फैसलाबाद, जिस जिस जगह के ऊपर, ये एक ही सिमत में निकले। इन्होंने जो है वो आर्मी के जो हसास मकामात थे उनको हिट किया और वहाँ पे आग लगाई, मुजस्मे तोड़े गए, उन शोहदा के मुजस्मे जो आपके मुल्क की इज़्ज़त का बायस हैं, जो सिंबल है बहादरी का, जुरत का, उनके मुजस्मे तोड़े गए, आग लगाई गई। जिना हाउस में ये दाखिल हो के, ये तो वहाँ से जो था ना जी, खाना जो फ्रिज में पड़ा हुआ था और जो स्टेशनरी थी, जो कुर्सियाँ थी, वो भी उठा के ले गए। दिन दिहाड़े इन्होंने दहशत गर्दी की, डकैती की, और उसके बाद ये कहते हैं जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो भाई अगर आपने कुछ किया नहीं तो उसमें फिर कौन था? कोई फरिश्ते आ गए थे ऊपर से, या कोई और मखलूक आ गई थी जिसने ये सारा कुछ किया है? आप लोगों की फुटेजेस मौजूद हैं, आपको सज़ाएँ हुई हैं, और होने के बाद देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कन्फेस किया और वो उन्होंने सरेंडर किया है, और स्टेट के सामने उन्होंने जाके ये माना है और उन्होंने कहा है कि जी हमसे ज़्यादती हुई है, तो हम कौम से और जो अपना अदारा है उससे माफ़ी के तलबगार हैं, हमें वर्गलाया गया था। ये उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड है। जिन जिन लोगों ने जो है वो कन्फेस किया, तो अल्लाह ताला भी माफ़ी देता है ना। अगर अपना आप एक गुनाह करके तो उससे माफ़ी मांग ले कि या अल्लाह मेरी तौबा है, मैं आइंदा नहीं करूँगा, तो अल्लाह भी माफ़ करता है। तो कानून में भी जो है वो गुंजाइश मौजूद है। तो वो जो लोग यानी हठधर्मी के ऊपर अभी तक हैं कि उन्होंने करके भी नहीं माना, तो फिर उसके लिए एक कानून मुल्क का मौजूद है जो हरकत में आया। कानून को तो हाथ में लेने की ज़रूरत है ही नहीं है। और जैसे अब मैंने पहले भी कहा कि ये मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है और हम इसके तबाही का सबब बन रहे हैं। और ये पॉलिटिकल एटीट्यूड भी नहीं है। देखें बेनज़ीर की जो मोहतरमा शहीद हैं बेनज़ीर, उनकी असैसिनेशन हुई, भुट्टो को इसी मुल्क के अंदर जो है वो फांसी दी गई, मियाँ नवाज शरीफ ने जिला वतनियाँ काटी, उनकी जो वाइफ थी कुलसूम नवाज साहबा, उनको जेल में बताया गया कि उनकी डेथ हो गई है। वो सुप्रीडेंट जेल से मिन्नतें करते रहे कि यार मेरी बात करवा दें, जब वो बीमार थी मैं उनकी तीमारदारी करूँ कि हमें इजाज़त नहीं है। लंबी दास्तान है जुल्म बर्बरियत की, लेकिन उन्होंने कभी मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो अपने वर्कर को नहीं उकसाया। ये वाहद लीडर है जिसने अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो वर्करों को उकसाया
और जो बच्चे थे बेचारे पढ़ने वाले, बच्चियाँ थी कौम की, जिन्होंने मुस्तकबिल मुल्क का जो आगे बढ़ के संवारना था, उनको इस आग में झोंक दिया, नफ़रत की आग में झोंकने के बाद अब उसका रिज़ल्ट ये है कि वो बेचारे बिहाइंड द लॉकअप हैं और उनकी माएँ जो हैं वो रो रही हैं घरों में बैठे। और यहाँ बच्चों को आप सही रास्ते पे लगाएं, आप कौम के लीडर हैं। और ये जो अब लाहौर डूब रहा है, जिस पे कहा गया जी ये बड़ा शोरबा वेला है जी कि जी वलीम खान ने ऐसे कर दिया, फलां कर दिया, मेरे पास अभी अगर आप कहेंगे इस पे भी बहुत मिली जुली सी राय है। नहीं, मैं वही गुजारिश करता हूँ ना, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर आप इजाज़त देती हैं तो मैं अभी वो चला देता हूँ, जिसके ऊपर खान साहब ने बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया। वो जनाब खिताब फरमा रहे हैं और फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं रूडा के, जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम है, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में दौर में अमल में लाया गया। ये पहले प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब को भी डिस्कस किया गया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इन्होंने फिर जो है वो उसका किया। और उनका जो वसीम अकरम प्लस था वो भी बैठा हुआ है, बुज़दार साहब भी नज़र आ रहे हैं, पूरी टीम नज़र आ रही है, जो नालायकों का टोला था जिन्होंने मुल्क को डुबोया। और इमरान खान साहब जो है वो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी चला देता हूँ, पुराना क्लिप है मेरे पास, जिसमें वो मोटिवेट कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि जो हम चला रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के वजह से जो है वो नया लाहौर बनेगा, मैं आपको कह रहा हूँ। सही, बिल्कुल इसी तरह से है। मुल्क के लिए अगर हम देख रहे हैं कि अब फ्लड की सिचुएशन है, पंजाब के तमाम दरिया जो हैं वो इस वक्त बिखर चुके हैं, ऐसे में कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ जो है मौजूदा हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ डेवलपमेंट की जानिब से बजट काफ़ी अच्छा रखा गया है और दूसरी तरफ से ये डिज़ास्टर आ गया है। तो इस हवाले से शेख साहब इस चीज़ को कितना बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप मौजूदा हुकूमत किस तरह से? ये देखें जी, ये बहुत बड़ी तबाही हुई है मुल्क के अंदर और पूरा मुल्क जो है वो मुतासर हुआ है, लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। वो केपी में भी बहुत तूफ़ान आया, वहाँ पे तो जल्ज़ला भी आया। अब पंजाब बुरी तरह जो है वो अफेक्टेड है, लाहौर बुरी तरह अफेक्टेड है। तो इतनी बड़ी जो आफत है उससे निपटने के लिए फिर है आपकी तरजीहात में आप देख लें कि डे फर्स्ट से मरियम साहबा जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे खुद जा रही हैं, अपनी पूरी टीम जा रही है, डेली बेसिस के ऊपर जो है वो फीडबैक ले रही हैं और डेली बेसिस के ऊपर अदारे जो हैं वो ऑन टो हैं, वो काम कर रहे हैं। फैसलाबाद के जो हालात हैं 18 हज़ारी में, जंग में और त्रीमों के ऊपर, वहाँ हमारे नए कमिश्नर आए हैं राजा अनवर साहब, वो उन्होंने आते ही जो है वो सिर्फ हाज़िरी की है अपनी और सीधा जो है वो रोज़ाना सुबह जाते हैं और रात गए तक जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं, हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे चेयरमैन लेवल का जो टीयर है, जो हमारे MPs हैं वहाँ पे टिकट होल्डर्स हैं, वो अपने अवाम के अंदर है। क्योंकि उनकी लीडर अवाम के अंदर। शेख साहब, ये जो आफतें हैं ये तो कुदरत की तरफ से होती है, हमने सोचा नहीं था कि डिजास्टर इतना खतरनाक साबित होगा, वो सैलाब की सूरत में हो, एक इंडिया ने भी वो जो आपको पता है हमारे खिलाफ जो छोड़ दिया है, तो ऐसे में दहशतगर्दी की है और ऐसे में हमारे पास प्लान मौजूद नहीं है। आवाम के ज़हन में ये सवाल आता है कि हम कब गलतियों से सीखेंगे। हमने देखा है कि सैलाब आएगा, अगर इंडिया का पता है हमारा दुश्मन है और वो हमेशा पानी छोड़ता है, तो क्या हमारे पास ऐसी जो पॉलिसीज़ हैं, लाहे अमल मौजूद है कि हम सारी सिचुएशन को टैकल कर सकें? फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं ना, वो जो मेरे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट कर लिए, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें बहुत पहले सेट कर लेने चाहिए और इसकी तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए थी सब हुकूमतों की। और इसमें जो है वो यानी अब आप देखें ना, एक डैम जो है वो कम से कम 15 साल लेता है। ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ी उसके ऊपर लेबर करनी पड़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो वक्त इंतज़ार करने की बजाय कि जी हम बड़े डैमों की तरफ जाएं, गवर्नमेंट सोच रही है कि हम सैकड़ों की तादाद में इंशाल्लाह ताला अब देखेंगी ज़रा इस मुसीबत से ये नबर्दा जमा हो लें। उसके बाद प्लानिंग ये है फेडरल गवर्नमेंट की और सूबाई गवर्नमेंट की। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तो उसके ऊपर हेक्टिक मीटिंग्स ले ली
उन्होंने प्लान चाकआउट कर लिया है कि हमने दर्जनों नहीं सैकड़ों के एतबार से जो है वो हमने डैम्स बनाने हैं, छोटे डैम रेजरवायर्स। वो जब बनेंगे तो इंशाल्लाह आइंदा जो साल बाद देखिए क्लाइमेट चेंज आ चुका है पूरी दुनिया में, उस चेंज की वजह से आपका मुल्क जो है उन मुल्कों में शामिल है जिसमें हर साल अल्लाह ताला माफ़ करे ये तबाहकारियाँ जो है वो उनकी आमद रहनी है। तो अब जब यानी साल बाद अगर कोई ये जब रेनी सीज़न आना है तो उससे उस साल के अंदर जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंशाल्लाह ये होगी कि छोटे डैम्स बनाए जाएं ताकि जितनी ये तबाही हुई है उसके साइज़ को कट करके कम से कम मिनिमाइज़ किया जा। बिल्कुल इसी तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया इस पे इक़दाम करने स्टार्ट हो गया। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस मसले को कितना संजीदा लेते हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात की कि डैम हमें बहुत पहले से बना लेने चाहिए थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि गलतियाँ कोताहियाँ जो माजी में हो गई हैं अब उनसे सीखना है। अगर पंजाब के हवाले से बात करें तो तमाम दरिया इस वक्त बिखरे हुए हैं, हर कहीं सैलाब की सिचुएशन है, मुतासरीन के रिलीफ का जो अमल है वो जारी है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने में आ रहा है। हुकूमत पंजाब इसे किस तरह से डील करे इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ गोल्ड मार्केट की प्राइस के हवाले से कि आज मार्केट में गोल्ड की प्राइस क्या चल रही है, क्या सोना सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है। तो देखते हैं आज 1 तोला कीमत जो है वो गोल्ड की 3,65,800 है। यहाँ पर 1,000 का जो है वो इजाफा देखने में आया है। कल जो है वो 1,000 कीमत कम थी। और इसी के साथ साथ 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 3,13,619 रुपये 10 ग्राम गोल्ड जो है ये मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत जो है वो कहीं पर स्टेबल नहीं है, या तो इजाफा हो रहा है और या कमी जो है वो आ रही है। तो कमी 4,000 की आई थी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइस जो है वो बदतरीज बढ़ना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ करेंसी मार्केट में हम देख रहे हैं कि डॉलर किस कीमत पे चल रहा है। तो इस हवाले से भी मैं बता दूं, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हवाले से बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 183.5 रुपये में बाय हो रहा है और 188.5 में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से कैनेडियन डॉलर भी 204 रुपये में बाय हो रहा है और 209 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। यूरो के हवाले से बात करें तो 328.9 इसकी बाइंग पावर है और 330.70 इसकी सेलिंग पावर है। सऊदी रियाल के हवाले से बात करें 75.3 में बाय हो रहा है और 75.5 में फ़रोख्त हो रहा है। यूएई दिरहम के हवाले से बात करें तो 77 रुपये में बाय किया जा रहा है और 77.2 में इसकी सेलिंग प्राइस है। यूके पाउंड के हवाले से बात करें तो 380.90 में ये बाय किया जा रहा है और 382.80 में ये फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएस डॉलर जिसमें हमारी तिजारतें भी हो रही हैं और तमाम तरफ बिज़नेस जो मैटर्स हैं वो भी देखे जाते हैं, तो यूएसए डॉलर जो है वो 282.9 में बाय किया जा रहा है और 283.7 में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये मजमूई तौर पे करेंसी की जो कीमतें हैं चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो स्टेबल है, पाउंड की जो प्राइस है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दे रही है। अब क्या पाउंड और डॉलर आने वाले दिनों में मज़ीद सस्ता होता है या नहीं होता, ये तो हम प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन इस शहर का बड़ा मसला था और इसके साथ साथ एक और बड़ा मसला है जो कि हम काफ़ी अरसे दराज से इस शहर में देखते आए हैं शेख साहब, वो ये इस शहर के पार्किंग निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं हो रहा। पार्किंग प्लाजा इस शहर की बहुत पुरानी डिमांड भी है, ज़रूरत भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर थोड़ी सी फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है। इस पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो रही है। जी, पार्किंग प्लाजा के लिए जो है वो रकम मुख्तस कर दी गई और ये जो जून में बजट पास हुआ है उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये रिफ्लेक्टर प्रोजेक्ट है एडीपी का और पार्किंग प्लाजा इंशाल्लाह ये थोड़ी सी बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह वो आपको बनता हुआ नज़र आएगा। और दूसरा जो एक मिसिंग लिंक था नवल्टी पुल वाला जो अंडरपास था वो हमारे दौर में हो जाना था। उस वक़्त मैं चेयरमैन हुआ करता था डेवलपमेंट अथॉरिटी का और राना सनाउल्लाह साहब हमें लीड किया करते थे। एक टीम के तौर पे हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और उस वक़्त हमने बड़ा डिलीवरी शहर में हमने किया। ये जो आपकी कैनाल रोड है इसके साथ जो 2 सर्विस लेन है बिल्कुल वो अगर ना बनती उस वक़्त तो आपको जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक हरफ का चौक नज़र आनी थी।
बल्कि सो मच सो पीटीआई ने आके वो भी ख़त्म किया प्रोजेक्ट नोवल्टी पुल वाला अंडरपास। कश्मीर अंडरपास भी जो है वो आलमोस्ट इन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 3 करोड़ रुपया बतौर पाइपलाइन मनी जो है वो उस वक्त के डीसी सलमान साहब को मैंने साथ ले जा के पीएनडी में बैठ के वो रखवाई थी, तो वो हमारी बचत होगी, वरना वो भी जो है वो चौक होना था। ये एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर जो है वो हमारे जेहन में था अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके लिए भी रकम जो है वो मुख्तस हो चुकी है, जो नोवल्टी पुल वाला अंडरपास है। तो आप देखेंगे कि सिस्टम की कंटिन्यूटी जब होगी ना जी, बिल्कुल तो इंशाल्लाह वो फिर इस तरफ आएंगे। और मैं बड़ा देख रहा हूँ सोशल मीडिया आजकल, आपके चैनल के हवाले से मैं ये ज़रूर बात रखना चाहूँगा, और मैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो इनके ट्विटर्स और ये सोशल मीडिया होल्डर्स हैं जो चलाते हैं, भी आपने पिछले 15 साल 10 साल तो तवातर झूठ बोला है, और आपने इतना मुसलसल झूठ बोला है, इतनी डबिंग की है, इतनी एडिटिंग की है कि आपने कमाल कर दिया। आपको भाई 100/100 नंबर है। लेकिन ये जो घड़ी है इस वक्त मुसीबत की, इसमें चीफ मिनिस्टर का काम क्या है कि वो जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, तो उसको बिहेव करना। मुझे आप ये बताएं कि अगर यहाँ का एमडी बादशाह या उसकी टीम बाहर ना निकले तो लोग जो है वो अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं, तो सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है जिनके ज़ुम्मे है ये सारा कुछ, अगर वो दिन रात फ्लडेड एरिया में है, वो जो दुखी माएँ हैं उनको गले लगा रही है, बच्चों का अपने हाथ से जो है वो खुराक जो है वो खिला रही है, और उनके पास जा रही है, रेडी वालों से हाल अहवाल पूछ रही है, वो कश्ती में बैठ के जो है वो फ्लडेड एरिया में है, तो क्या उनको ये नहीं करना चाहिए? यकीनन करना चाहिए। अब जो हमारे यूथिये भाई हैं जिनको और कुछ नहीं सूझता, वो कहते हैं जी वो निकली हुई है जी, वो वीडियो बना रही हैं, वो फोटो बना रही हैं। बिल्कुल, और ये भी एक बात सामने आती है बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इश्तिहार पे मरियम नवाज साहिबा की हाँ जी तस्वीर हमेशा। अब आप मुझे ये बताएं कि जितना सोशल मीडिया का इन्होंने मिस यूज़ किया है, और इन्होंने जो बेनिफिशरी अगर कोई है पाकिस्तान में सोशल मीडिया की, तो ये पीटीआई है। हमने बड़ा इसके ऊपर गौर किया, हमारी कोर कमेटी ने, तो हमने ये महसूस किया कि हमने काम बेतहाशा किए हैं, और उसकी तशहीर उस वक़्त तक जो है वो नहीं हो सकी। देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप चैरिटी करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, तो आप दाएं हाथ से करें और बाएं को पता ना चले, और दूसरी तरफ आपने कहा कि अलानिया करें ताकि लोग जो है मोटिवेट हों। आपने कंपैरेटिव स्टडी तो करनी है ना अमंग दी प्रोविंसेस, कि आपके पास केपी है, बलूचिस्तान है, आपके पास पंजाब है, सिंध है, और आपका गिलगित बल्तिस्तान है। तो आप मैं ये चैलेंज करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एक पार्टी का ज़िम्मेदार, कि अमंग दी प्रोविंसेस आप स्टडी करवा लें, जो आप कर भी रहे हैं डे टू डे अफेयर्स की। सामने आ रही हैं बातें कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सूबे में जो चीफ मिनिस्टर डिलीवर कर रहा है या डिलीवर कर रही हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहब हैं। और मेरी यूथियों से ये गुजारिश है कि आप ये सैलाब के दिनों में बंदे के पुत्र बन जाएं और आप एक कौम बन के बिहेव करें। बिल्कुल, और ये फ्लड के सिचुएशन के हवाले से बात करें, ये ऐसा टाइम है, मैं समझती हूँ कि हमें जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई परेशानी में है, कोई मुसीबत में मुब्तला है, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी रंग नस्ल, ये तासुब इस वक्त छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम जितना ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, इससे एक तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, और एक ये जो डिज़ास्टर का टाइम होता है, ये एक कम्प्रीहेंसिव, बिल्कुल एक पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी एक मैं बताता हूँ इनकी जो कारीगरी है और इनका झूठ। चीफ मिनिस्टर साहब आ गई पिछले दिनों दौरा जापान के ऊपर, जो बड़ा आजकल मीडिया के ऊपर और इन्होंने जो है उसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि वेले लोग हैं, हम करना तो कुछ नहीं है, जो कर रहा है उसके ऊपर हमने तनकीद करनी है, और वो भी तनकीद बराए तनकीद बराए इस्लाह नहीं। अब वो चली गई हैं, वो वहाँ पे जाके जो उन्होंने किया वो पूरा मीडिया को पता है। अब वहाँ पे एक जलसा, हमारे भाई हैं नूर अवान साहब जो प्रेसिडेंट है PMLN के, उन्होंने जो है बड़े ही गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, भाइयों की तरह, उन्होंने वो ज़ाहिर पार्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मरियम साहबा को वहाँ पे वेलकम किया, बहुत बड़ा जलसा करवाया। वहाँ पे शेख कैसर साहब ने भी उनको पूरा हेल्प आउट किया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि वहाँ पे इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने कहा मुझे तो लगता है जैसे मैं लाहौर में किसी जलसे आम से खिताब कर रही हूँ। ओवरसीज़ में रह के जब जापान जैसे मुल्क में इतने लोगों को इकट्ठा करना, वो अपने लीडर को देखने आए, वहाँ पे उनके हक में नारे लगे। इन्होंने क्या किया,
इनको इनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, हो कि हम तो ओवरसीज़ के किंग बने हुए थे कि ओवरसीज़ हमारे साथ है, इतना बड़ा जलसा हो गया है, तो अब क्या किया जाए। अब इन्होंने जो है वो अपने जो है ना जी वो सारे हथियार सीधे पदरे किए और इन्होंने जो है वो उसके ऊपर शुरू कर दी फेक वीडियो, और वो फेक वीडियो बनाई गई और जो नारे थे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कैदी नंबर 804, तो वो नारे उनकी जो फंबल होके ना, आप समझती हैं, ये इस हाउस की आवाज़ और है, जो बाहर से एडिट की चीज़ होगी उसकी आवाज़ होगी। वो पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद हमारे लोगों ने उनको रिबट किया। मंसूर अली खान साहब का मैं मशकूर हूँ, बाकी एंकर पर्सन का, उन्होंने इसके ऊपर प्रोग्राम किए। तो यार ये बाज आ जाए, वो अच्छा काम हो रहा है उसका सराहे, जो अगर गलत काम हम कर रहे हैं जहाँ पर उसके ऊपर तनकीद है वहाँ पर तनकीद करें। तनकीद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनकीद बराइस्लाह भी होना चाहिए। फैसलाबाद के शहर के कौन कौन से मसाइल हैं, डेवलपमेंट के हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फैसलाबाद का हिस्सा बनेंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे। पार्किंग प्लाजा शहर की अहम ज़रूरत था। इसके साथ साथ एक मसला जो मुझे, आपको और तमाम लोगों को है जो कि शाम को घर से निकलते हैं या रात को किसी ज़रूरी काम से हमें ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम देखते हैं कि शहर के मुतअद्दिद मकामात जो हैं वो तारीख़ी में डूबे होते हैं, जिसकी वजह से चोरी चकारी के मामलात हैं वो भी बढ़ते हैं, क्राइम रेशो भी शहर में बढ़ रही है। तो स्ट्रीट जो लाइट्स हैं ये क्यों नहीं ठीक करवाई जा रही, क्यों नहीं लगवाई जा रही? क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास मौजूद नहीं है? शेख साहब, इस हवाले से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मसला बहुत बुनियादी मसला है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा शहर है वो तारीख़ी में डूबा है, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास फ़ंड मौजूद नहीं है या इसका कोई नया लाहे अमल आप लेकर आना चाह रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया, और बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम ये क्लेम करते हैं कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ, तो ये ऑनेस्ट होना, अच्छा ऑफिसर होना, ये तो आप हलफ देते हैं जब आप कंपटीशन में आके तो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर लगते हैं। तो मैं बड़ा ब्लंट ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कमिश्नर साहबा तशरीफ़ ले गई हैं खुदा खुदा करके, मरियम खान साहबा, वो हम ये नहीं कि मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैंने उस वक्त भी उनके ऊपर खुल के मैं तनकीद करता रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो मौजूद हैं, व्लॉग्स भी, प्रिंट मीडिया के अंदर भी जो है, उनके दफ्तर में भी मैंने जाके ये कहा। वो यानी क्लेम यही था कि जी मैं बड़ी ईमानदार हूँ, तो भाई आप रहें ईमानदार। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पे हम यानी ऑनेस्ट हैं वहाँ पे सैडिस्ट भी हैं, काम ही नहीं करना, कलम ही नहीं हिलाना। देखें, इंसानी ज़िंदगी के दो जो है वो मनाज़िल हैं। एक तरफ है आप डिमांड जब अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। सेकंड फेज़ होता है डिलीवरेंस का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन के फेज़ में हमें डंडी नहीं मारनी चाहिए। अगर आप कमिश्नर लग गई हैं तो आप फिर फैसलाबाद को संवारें। आपके पास लोग लेके जा रहे हैं डेली शिकायतें, आप कह रही हैं ठीक है जी मैं करती हूँ, मैं देखती हूँ, करती हूँ, मैं देखती हूँ के ऊपर उन्होंने टाइम गुजार दिया। हमारे जितने टिकट होल्डर थे, जितने हमारे ज़िम्मेदार थे पार्टी के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमने फिर वो मुतअद्दिद कंप्लेंट्स करते रहे। तो अल्लाह ने करम किया कि वो तशरीफ़ ले गई हैं, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जो है वो सफिशेंट फ़ंड जो हैं वो मौजूद हैं। नए कमिश्नर साहब आ गए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं शहर की बेहतरी के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा दिनों में स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो आपको लगती हुई नज़र आएंगी। और इसका वैसे अल्टीमेट जो सलूशन है वो तो ये है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए, बिल्कुल बल्दियात होना और बहुत बल्दियाती इलेक्शन हो। और बल्दियाती इलेक्शन के लिए जो है वो बल्दियाती जो हमारा एक्ट है वो पास हो चुका है पंजाब असम्बली से, और इस साल के एंड में गवर्नमेंट का पूरा प्लान है कि हम इलेक्शन करवाएं, और करवाने के बाद जो है वो लोगों के जो इश्यूज़ हैं छोटे मोटे, उनकी तरफ जो है वो तवज्जो दें और उनको इक़्तिदार सौंपें। और आपको मैं याद करवा दूँ नाजरीन के लिए भी कि ये जो बल्दियाती इदारे चलते हुए बल्दियाती इदारे, ये इस्लामाबाद में भी फंक्शनल थे, सिंध में भी, लेकिन पंजाब के बल्दियाती इदारों के ऊपर पीटीआई के दौर में जो है वो शब खून मारा गया, उनको बंद कर दिया गया। हमारे मेयर जो हैं वो उनको पता था कि हर शहर में ये अक्सरियत से जीतें, तो उनको यानी कट टू साइज़ करने के लिए उनके साथ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई।
लेकिन इंशाल्लाह जल्द हम बल्दियाती इलेक्शन भी करवाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। उसकी वजह से लोगों के मसाइल भी हल होंगे। गली मोहल्ले के तो एटलीस्ट मसाइल हम देखेंगे। अच्छा, गली मोहल्ले से मुझे याद आया कि गली मोहल्ले से मैं एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। वो वैसे मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बंदे का जिस पार्टी के साथ भी तल्लक है, लेकिन वो जो चीफ मिनिस्टर साहब का सुथरा पंजाब इनिशिएटिव, उसके तहत जो ईद के ऊपर, ईद कुर्बान के ऊपर आपने प्रोग्राम किए, आपके कैमरे में लाइव दिखाया, डेली बेसिस के ऊपर आपको जो है वो सुथरा पंजाब की जो समरात हैं वो घर घर में, गांव के अंदर, अक्रॉस दी बोर्ड, कोई विलेज एरिया है, वो अर्बन एरिया है, शहरी एरिया है, सब जगह के ऊपर जो है वो आपको फील्ड वर्कर FWMC के नज़र आते हैं। इसके ऊपर जो है वो मैं चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन को ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको रेक्टिफाई किया गया। बिल्कुल शेख साहब, अभी आपने बताया कि बल्दियाती एक्ट जो है वो पेश भी किया गया है, वो पास भी हो गया है। तो बल्दियाती एक्ट के हवाले से अक्सर जो गुज़िश्ता मुंतखब किए हुए नुमाइंदे थे वो ये बात या ये शिकायत हमेशा रखते थे मेरे प्रोग्राम में भी कि बल्दियात पहले बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुआ करता था। तो इस एक्ट में आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या खुद मुख्तारी दी गई है? इसमें जी बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है कि आपने जो है वो यानी 9 के करीब जो आपके नुमाइंदे होंगे वो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे पूरे हलके से, और डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के बाद फ़र्ज़ करें 18 उम्मीदवार हैं एक हलके से, पहले 9 जो होंगे वो जो फर्स्ट 9 पोजीशन होल्डर होंगे वो बन जाएगा एक हाउस, यानी वो बनने के बाद वो एक खातून मेंबर, एक यूथ मेंबर, एक लेबर मेंबर, एक अकलीती मेंबर, ये 4 वो नॉमिनेट कर देंगे, और नॉमिनेट करने के बाद उन्हीं में से जो है वो एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बन जाएगा। फैसलाबाद को मज़ीद टाउनों में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है। पहले 4 टाउन थे, इस मरतबा उनमें और इजाफा होगा, और जब ये नुमाइंदी अपने अपने टाउन्स के अंदर छोटे यूनिट बन के वो उसमें बैठे होंगे, तो फ़र्ज़ करें एक मदीना टाउन है, एक इकबाल टाउन है, जिना टाउन है, उसमें जब उसका जो मेयर होगा, उसके साथ डिप्टी मेयर्स होंगे, काउंसलर्स होंगे, तो वो डेली बेसिस पे हर हफ्ते बाद अपना इजलास करें। उनके पास जो आपका सवाल है बड़ा रेलिवेंट है, जो डिस्पर्समेंट पावर्स हैं वो अल्टीमेट मेयर के पास होंगी कि उसके पास डायरेक्ट फंड्स दस्तयाब होंगे जो लोगों की वेलफेयर के लिए वो लगा सके। बिल्कुल इसी तरह से बल्दियाती निज़ाम बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फैसलाबाद के मसाइल दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि गली मोहल्लों के मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, वो डिवोर्स रेशो के हवाले से हो। हाँ, पूरे पंजाब में ऐसी सूरत है, यानी बल्दियाती नुमाइंदों का होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह से बल्दियात यहाँ पर बहाल होगा, और बल्दियात तो मैं सोचती हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है, एक ब्रिज क्या होता है, लोगों को पता होता है कि जो नुमाइंदा मुंतखब किया गया है उससे एहतसाब भी लिया जा सकता है, उससे फ़ीडबैक भी लिया जा सकता है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेख साहब, इसके साथ साथ अगर हम हेल्थ में देखें तो हेल्थ में आप किस तरह से इनिशिएटिव देख रहे हैं फैसलाबाद की हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? क्या कोई नया मनसूबा है इन प्रोग्रेस? देखें जी, हेल्थ सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो या आपका डेवलपमेंट साइड हो, सब में अल्हम्दुलिल्लाह एक तो क्रेडिट है ना जी, हमारी ये लेगेसी है PMLN की, कि काम जो है वो उसको करने के लिए हम बड़े पैशनेट होते हैं कि हमने करके दिखाना। तो हेल्थ सेक्टर में भी जो है आपको यानी पहले ही बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है, लेकिन एक मैं ज़रूर समझता हूँ बिल्कुल सही कि यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी है हॉस्पिटल, उसको यानी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कार्डियोलॉजी को अपडेट करने की बहुत अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और दीगर जो है वो हॉस्पिटल्स भी बनने चाहिए। फैसलाबाद बहुत बड़ा है, और ख़ास तौर पे मेरी एक सजेशन है चीफ मिनिस्टर साहबा तक अगर ये पैगाम पहुँचे, थोड़ा सा ट्रामा सेंटर जो है ना जी, वो हर मेन शाहराह के ऊपर बनने चाहिए। जो छोटे मोटे एक्सीडेंट केसेस हैं, लोगों के छोटे मोटे इश्यूज हैं, बिल्कुल इसी तरह से ट्रॉमा सेंटर फैसलाबाद की एक बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेख साहब हाईलाइट किया, बहुत शुक्रिया शेख एजाज़ अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। आई होप सो इस शहर के जो मसाइल हैं वो हल होते हुए दिखाई दें और बहुत जल्दी हों। इसी के साथ मैं अभी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।